मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। आज हम करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इशिका, मेरी आवाज तो आ रही है ना? इशिका, हेलो इशिका, आई एम ऑडिबल? इशिका, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये क्या क्या इसके पोस्टुलेट से क्या क्या कहा है, इसमें कहा है कि जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, और उनकी जो साइज होती है आइडेंटिकल होती है, दूसरे से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इन दोनों का साइज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ओके, और आपके जो ये एटम्स होंगे बहुत छोटे होंगे। ठीक है, पहला तो ये कहता है। दूसरा कहता है कि आपका जो इस गैस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मीन्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा होगा। जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो बहुत ज्यादा ही कम होगा। किसके कंपेयर में? इन दोनों के बीच के जो स्पेस रहेगा उसके कंपेयर में इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा। दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, दो मैम पार्टिकल्स योर के बीच में वॉइस जो इज गोइंग। मैं ये कह रही हूँ कि दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, स्पेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। तो कह रहा है जो आपके गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इस स्पेस से भी कम होगा, वेरी स्मॉल। सेकेंड आपका ये कहता है कि हाँ, कि यहाँ पे दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो टू मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, जब तुम्हें पता गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, कभी इधर कभी उधर। जब वो रैंडम मोशन में होंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, क्या होगा, कोलाइड में टकराएंगे। जब आपस में वो कोलाइड करेंगे, जो कोलिजन होगा आपको परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक उसे कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए तो ना ही एनर्जी का लॉस हो, एनर्जी का आपका लॉस नहीं हो, उसी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है और टकराने के बाद एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं इलास्टिक। तो वही कह रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, और जो उनकी कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है, और मैम कैन यू लास्ट एक्सप्लेन पॉइंट, इट अगेन? देखो इलास्टिक क्या होता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए और इसकी एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी 2 जूल है, 3 जूल है, इसकी एनर्जी 3 जूल है, तो टकराने के बाद भी इसकी एनर्जी 3 ही जूल रहे, वो ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, उसी को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर वो टकराने के बाद आपकी एनर्जी कम हो जाए, 3 से 2 जूल हो जाए, तो इसे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा में आफ्टर कोलिजन एनर्जी अगर सेम है तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, अगर एनर्जी सेम नहीं है दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। और जो लास्ट पॉइंट है ये कहता है जो आपका काइनेटिक एनर्जी है गैसेस पार्टिकल का, जो आपकी मतलब जो गैस पार्टिकल का जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दे रही हूँ, लिख लो आप। फर्स्ट पॉइंट इज gaseous मैम इसका particle टॉपिक क्या है? हेडिंग एक काइनेटिक, इसका टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं लिख दे रही हूँ हेडिंग, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसके
assumptions क्या है, ये थ्योरी क्या क्या कहता है, assumptions पढ़ेंगे पहले हम। पहला जो है ये कहता है gaseous particles ब्रैकेट में लिख लो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा आर वेरी स्मॉल and identical size and identical in size, identical in ये कह रहा है कि जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल, वो साइज में बहुत छोटे होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। पहला ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये बताता है वॉल्यूम ऑफ गैसियस पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ gaseous particle is very small compared to space between them, space between them. So these gaseous particles, so these gaseous particle are considered as point mass. तो देखो ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपका दो गैसेस पार्टिकल्स है तो इनका जो वॉल्यूम होगा, जो स्पेस है ऑक्यूपाई करेगा, इन दोनों के बीच के जो स्पेस है उससे बहुत कम होगा। और आप इसलिए हर गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम एक पॉइंट समझेंगे, पॉइंट मास, एक पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे पॉइंट, उसके मास को हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट लिखना, So there is ma'am, no there is force of more space than volume. volume of gaseous particle is very small compared to space between them. So these gaseous particles are considered as point mass. कहने का मतलब है कि आपका जो दो गैस मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का जो स्पेस होगा उससे भी कम इनका वॉल्यूम होगा। जितना ये एक मॉलिक्यूल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना उससे भी कम होगा। तो इसलिए हम इस मॉलिक्यूल के एज अ पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं और इसके मास को नेग्लिजिबल लेते हैं। इसलिए मैंने लिखा कंसिडर पॉइंट मास। And the third point is there is no there is no force of attraction between gaseous particle and wall of there is no force of attraction between gaseous particles, so their motion is random. Sorry, and their motion is, ये wall मत लिखना, and their motion is random.
देखो ये कह रहा है कि अगर दो गैस पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। जो गैस पार्टिकल्स है आपस में इन दोनों पार्टिकल अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। जो मोशन होगा रैंडम, मतलब कि ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा मोशन की, इधर जाएंगे कि उधर जाएगा। रैंडम मोशन है, वो किधर भी मूव कर सकता है। और दो गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। 3 पॉइंट लिख लो, फिर मैं आगे लिखा रही हूँ। मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? तो आपने पढ़ा होगा ना, सॉलिड लिक्विड और गैस में जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, क्योंकि उनके बीच का स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। गैस में इतना ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर रहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं पाता है, वो दोनों अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। जब अट्रैक्ट नहीं लेकिन रहेंगे तो लेकिन क्या? मैम अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल थिंग एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर। हाँ, पर ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये भी है कि इट्स डिपेंड ऑन द मास। अगर जिसका, अब जैसे तुम्हें पता है कि जो कोई भी बॉडी अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ऐसा नहीं है वो बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, पर वो बॉडी अर्थ की तरफ ही क्यों जाता है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन मास, जिसका मास ज्यादा था अट्रैक्शन। और हमने पहले ही देख लिया कि हमने गैस का जो वॉल्यूम है, मास है, वो बहुत ही कम है, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है वो मास पे डिपेंड करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों गैस मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो अट्रैक्शन उतना है नहीं, मास भी बहुत कम है, तो अट्रैक्शन ना के बराबर है। अब जब अट्रैक्शन है ही नहीं तो कोई भी किधर ही भाग सकता है, तो रैंडम मोशन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। फोर्थ पॉइंट लिखना। अब जब रैंडम मोशन होगा, कोई मॉलिक्यूल इधर भागेगा ड्यू टू रैंडम मोशन, तो आपस में टकराएंगे। आप खुद देख लो ना, अगर रोड पे लोग लाइन में जा रहे हैं तो सही है, अगर बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाता है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सेम यहाँ पे कि अगर रैंडम मोशन होगा तो आपस में गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, टकराएंगे। ड्यू टू रैंडम मोशन पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर। पार्टिकल्स कोलाइड्स विथ मैम बंदे को लाइट तब तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। नो अट्रैक्शन बट टकराना। अब तुम खुद सोचो ना, भीड़ में जब बहुत भगदड़ मचता है तो एक दूसरे से टकरा जाते तो क्या अट्रैक्ट होने लगते हैं, नहीं ना, एवरीबॉडी अट्रैक्ट, तुमने ये कहा। तो यहाँ पे बस कोलिजन होगा, टकराएंगे, टकरा के दूर चले जाएंगे, नॉर्मल कोलिजन होगा। ठीक है, अब जो कोलिजन होगा ऐसा होगा कि अगर उनकी कुछ एनर्जी होगी, जो टकराने के बाद में एनर्जी उनकी सेम ही रहेगी, तो उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ड्यू टू रैंडम मोशन पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर and this collision is and एक second and this collision is perfectly elastic. Perfectly elastic. Elastic means that is no loss of energy, no loss of energy during collision. कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा कोलिजन के ड्यूरिंग। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अब कोई मैंने कंटेनर में कोई गैस ले लिया, फिर मैंने इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल लिया है, अब ये कोलिजन हो रहा है, इधर इधर भाग रहा है, तो क्या होगा, कोलिजन होगा तो जब कोलिजन होता है तो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं कंटेनर पे, वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाते हैं, और आपको आपस में गैस पार्टिकल में भी प्रेशर लगाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपका ये है, गैस exert pressure, गैस exert pressure due to collision
due to collision between gaseous particle between gaseous particle and wall of container and a wall of container पे लगाएंगे. और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है, सिक्स पॉइंट, कि जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल, वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा. मैम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो वो आपका गैस का जो वो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका इंक्रीज करेगा. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. ओके मैम. क्या कह रही हो? देखो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जनरली वो हम लोग 0 केल्विन को अगर कंसीडर करना हो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसीडर करते हैं. पर जनरली यहाँ पे क्या है, तुमने देखा होगा अगर तुम किसी चीज को बॉईल करती हो तो गैसेस में चेंज होता है. और बहुत ज्यादा वो जैसे वाटर ही बॉईल करती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बबल्स बनने लगता है, बहुत ज्यादा वाटर में मोशन आने लगता है. तो इसलिए ही है ना, हम टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उसमें एनर्जी ज्यादा आ रही है, वो क्या हो रहा है, इधर कोलाइड कर रहा है. तो जनरली जो टेम्परेचर बढ़ाओगी तो गैसेस जो काइनेटिक एनर्जी होगा गैस मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज करेगा. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है. तो मैं डेरिवेशन करा रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन में निकाल रही हूँ, काइनेटिक गैस इक्वेशन. ठीक है, पहले हम लोग जो लिखते हैं प्रेशर और जो वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं हम 1/3 MNU रिलेशन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा जो P है इस प्रेशर, V इज वॉल्यूम, और M जो तुम्हारा यहाँ पे है वो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल से. M क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, और यहाँ पे N जो है तुम्हारा वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और आपका U क्या है, वो वेलोसिटी एक तरह का, दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, तो अब देखो मैंने लिखा PV इज इक्वल टू हाफ MNU². तो अब देखो आपने मैम पढ़ा है, हाफ अब हम या क्या करें, 1/3? आई एम सॉरी 1/3, आई एम सॉरी 1/3. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में ऊपर पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 होगा और हाफ MNU². ठीक है, अगर इसको हम अभी अरेंज कर रहे हैं, थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, 2/3 मैं n को आगे कर दे रही हूँ, हाफ MU². तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हाफ mv². तो हम इसके बदले लिख सकते हैं, मैं काइनेटिक एनर्जी को भी ई लिख रही हूँ. ठीक है, अगर आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है तो आप क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2/3 को एन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू काइनेटिक एनर्जी कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे आपका जो ई के है वो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे ड्राइव कराते हैं.
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? Ma'am, why did we multiply it by 2 by 3 and all? हमें क्योंकि डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हमें मतलब किसी इक्वेशन में लाने के लिए तो हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पर मैंने ऊपर नीचे दोनों किया क्योंकि वैल्यू में फर्क ना पड़े, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म लाना था, इसलिए मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया कि वो हमारा हाफ mv स्क्वायर आ जाए। मैं तुम्हें बस यहाँ Ma'am, वो दिखाना E क्या है? NE? ई एन ई। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ mv स्क्वायर को स्मॉल ई से लिखा, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने ई को काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा ई, ठीक है। और मैंने जब काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने लिखा ई नीचे पावर के। बस तुम्हें मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मैं वो प्रूव कर रही हूँ, ठीक है। इसी को काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक हो गया? मैम, इसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं है? ये स्टेटमेंट नहीं, बस डेरिवेशन। तो एग्जाम में तुम हो चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है, डिराइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैं भी इतना ही आगे ड्राइव कराती हूँ, इतना हो जाए तो कर लो, उसके मैं आगे बताती हूँ। हो गया मेरा, आपको क्या आगे बताऊं? मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है, इसको रब कर रही हूँ मैं। तो आपका क्या आ गया? आपका आ गया PV इज इक्वल टू 2/3 EK, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर, ये हमारा आ गया, हमने अभी पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, कि नहीं होता है? पहले तो हम यहाँ से EK का फॉर्मूला लाएंगे, यहाँ पे हम 2/3 को इधर ले जा रहे हैं, तो EK क्या हो जाएगा, EK इज इक्वल टू 3/2 PV होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पीवी की जगह, क्योंकि ये पीवी जो होता है एनआरटी के बराबर होता है, हम ये पुट कर दे रहे हैं, तो ई के क्या हो जाएगा, 3/2 NRT हो गया। कोई दिक्कत है? अगर हम n जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम n 1 कर दें फॉर 1 मोल, Can you please repeat it again? I got confused. मैंने ये इक्वेशन तो लाया, पीवी इज इक्वल टू 2/3 के। अब मैं 2/3 को 3/2 को मैं उधर ले जा रही हूँ, तो आपका EK क्या हो जाएगा, 3/2 PV। और हमने आइडियल गैस इक्वेशन से पढ़ा था, जो PV होता है वो NRT के बराबर होता है, तो मैंने PV की जगह NRT पुट कर दिया, ठीक है। और जब हम नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे तो EK की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 RT, यही होगी, हाँ है ना? अब हमें पता है ना, Yes, ये बात ma'am. तुमने पढ़ा होगा कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। एक मोल जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके मोलर मास के बराबर होता है, और Na 6.023 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। तो हमने n यहाँ 1 लिया, तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकला होगा, Na मॉलिक्यूल्स के निकला होगा, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड, जैसे मुझे पता है कि 10 पिन का दाम 20 रुपए Ma'am, है। so we are taking out average kinetic energy there. हाँ या, अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें पता है कि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकली है वो Na मॉलिक्यूल्स के लिए निकली है। तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हम Na से डिवाइड करेंगे। जैसे मुझे पता है कि 10 पेन का दाम 20 रुपए है, एक पेन का दाम क्या होगा, 20/10, तो वही। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो Na मॉलिक्यूल्स के लिए इतना 3/2 RT। तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, हम Na से डिवाइड करेंगे, तो 3/2 R/Na और T, ये हो गया। Yes, ma'am. अब हम आर, हाँ मैं बता रही हूँ, हम क्या करते हैं ना, जो R/Na है, इसको R/Na को हम लोग K Ma'am, लिखते हैं। why did we do R ठीक, by Na? हमने इसलिए कहा क्योंकि हमने यहाँ पे मोल्स की वैल्यू 1 पुट की, और मैंने तुम्हें बताया कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na एवोगाड्रोस नंबर को ही Na बोलते हैं, 6.0 × 10⁻23, ठीक है।
तो अब एक मोल बोलो या फिर Na मॉलिक्यूल्स बोलो, तो एक मोल या Na मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इतना होता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, वन मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। सेम जैसे 10 पेन का दाम 20 रुपए है, तो एक पेन का दाम क्या होगा, 20/10 करेंगे, 20/10। सेम ईयर Na मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो एक मॉलिक्यूल की क्या होगी, तो इसको Na से डिवाइड करेंगे। तो अब जो Ra/Na है, इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, और K तुम्हारा क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे पाई होता है और आर होता है गैस कांस्टेंट, इस तरह के भी क्या होता है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो हम यहाँ हमारा इक्वेशन हो जाएगा E k इज इक्वल टू 3/2 KT। मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। हमारा जो E k हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 KT। तो आप ये प्रूव हो गया, यही आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन है। मैम 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो यही आप जो 3/2 लिखा मैंने मैम, बाई KT। उधर अगर माइनस है तो इसका मतलब ये बहुत छोटा है। हाँ हाँ, यू राइट। तो आपका जो EK की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, 3/2 KT। तो आप देख लो काइनेटिक एनर्जी आपके टेम्परेचर के डायरेक्टली वो क्वेश्चन है ना, सामने से। मैम तो इधर ये आपकी एनर्जी काइनेटिक गैस नेगेटिव, मतलब ये एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी नेगेटिव कहाँ है, नहीं इसका कोई पावर आ रही है ना, ऐसा कोई नॉर्मल ये, मतलब ये पावर आपकी आ रही है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि आपको पता है ना आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 होती है, और Na एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है, तो 6.022। तो उसी को मैंने पुट करके सॉल्व किया है, ठीक है। मैम एंडिंग में आंसर क्या आया? एंडिंग में आंसर, हाँ हाँ इतना लिख लो, मैं रब करके नेक्स्ट पेज में लिख दे रही हूँ, उसको रब कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका एंडिंग में आंसर यही आया कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 KT के बराबर है। तो आप सॉरी कट हो गया मुझसे, KT के बराबर है, मतलब आपका जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रूफ हो गया। नहीं पॉइंट लिखाया था ना, तो यही है बस। तो आपको जब ड्राइव करने के लिए बोलेगा काइनेटिक इक्वेशन, गैस इक्वेशन, तो ये तक करके आप छोड़ देना। हम आगे बढ़ रहे हैं, टॉपिक डन हो गया, ठीक है। मैम अब ये कुछ, प्रूफ था तब? हाँ एक तरह का प्रूफ था लास्ट पॉइंट का, और इसको हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो एग्जाम में जनरली इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आता है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि राइट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखा है उसकी पोस्टुलेट्स लिखो, तो वो 5 पॉइंट लिखना होता है। जो मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, जैसे देखो गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज होंगे डिफरेंट डिफरेंट, आपने नाम सुना होगा, आरएमएस, आरएमएस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपने सुना होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो वो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो सॉल्व कराती हूँ। तो पहले हेडिंग देना, वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब देखो जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला, वो एवरेज वेलोसिटी है, उसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। तुम्हें पता है एवरेज कैसे निकालती थी तुम, नॉर्मल अगर मैं बात करूं एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम एवरेज की बात करें तो वी विल, हाउ विल सॉल्व द एवरेज, हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या करते हैं, जितनी भी क्वांटिटी उसको जितना टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो हमें इतना डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बस जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इसके पैरों में लिखते हैं एवरेज, और उसको निकालने का फॉर्मूला बस याद कर लेना होता है, √8 RT बाई पाई एम। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ा था, क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है, अगर 1 मोल हो तो हम यहाँ आरटी की जगह पीवी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो आरटी जो है वो पीवी के बराबर है, तो हम इसको लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं 8 पीवी बाई पाई एम।
बस आपको कुछ वैल्यू दे, पी और वी और एम की वैल्यू दे देगी और आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, बस क्वेश्चन यही आएगा। जो दूसरा वेलोसिटी आपका होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैम रूट के नीचे वाले v इज वॉल्यूम ना। रूट के नीचे वॉल्यूम, ये पाई, दिस इज पाई। मैम इट इज pv 8, दैट इज वॉल्यूम। आर इज फॉर गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, ठीक है, और मैम पाई इज pv वैल्यू में v इज 22/7, फॉर एम इज मास वॉल्यूम। ऑफ द गैस, जो भी हम गैस लेंगे। और मैंने आरटी के एक्सक्यूज मी मैम। सेकंड, ये पता नहीं क्या सब डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने एवरेज वेलोसिटी नोट डाउन कर लिया था? मैम आई वाज आस्किंग दैट pv में the v is for volume. यस, P is for V is for वॉल्यूम। अब हम जो नेक्स्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट आपको समझ में, रूट मीन मतलब रूट भी होगा वेलोसिटी का, रूट बस नॉर्मल, हम इतना नहीं, बस नॉर्मल आप फॉर्मूला ही देखो क्योंकि क्वेश्चन उसी पे ही होता है। तो हम वेलोसिटी को v से दिखाते हैं और इसके पैरों में लिखते हैं आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में आर एम एस लिखते हैं, ठीक है। जो वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, एम इज मास जो भी गैस का होगा। और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी जो होता है वो आरटी के बराबर, तो हम आरटी की जगह पीवी लिख सकते हैं 3 पीवी बाई एम। मैम ये वेलोसिटी का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी का मतलब है कि आपकी कंटेनर में जितने भी, ऐसे मान लो आपके कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबकी अलग अलग वेलोसिटी होंगे, तो उन सबकी वेलोसिटी को आपको क्या करना है, पहले उसका एवरेज निकालना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 एवरेज निकालना है और उसका स्क्वायर लेकिन करना मैम है, एवरेज क्योंकि का तो आपने एक दूसरा वाला दिया हाँ था। मेरी बात तो सुनो ना, इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो रूट, रूट भी हो रहा है, अंडर रूट भी लग रहा है, लग रहा है, मीन मतलब एवरेज भी हो रहा है और साथ में स्क्वायर भी वेलोसिटी का हो रहा है। तो देखो मैंने क्या किया इसमें, इसका मीन में एवरेज निकाला और वेलोसिटी का स्क्वायर भी किया और अंडर रूट भी किया, इसे वो कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब इसमें तीनों चीज होगा, समझ आपको में नहीं आया। वेलोसिटी जितने भी उनका एवरेज मैंने बताया अगर किसी कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, रूट मतलब अंडर रूट होता है, पहले आपको सारे गैस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी का मीन निकालना है, मीन मीन एवरेज निकालना है, मैंने एवरेज निकाला, फिर इसका स्क्वायर करना है, मैंने इसका जो वेलोसिटी का स्क्वायर भी किया हर जगह, और रूट मतलब अंडर रूट भी लगाया है, इसे वो कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब इसका एवरेज भी निकलेगा, स्क्वायर भी होगा और रूट भी होगा। लेकिन मैम ये तो एवरेज वेलोसिटी से सेम हो गया। नहीं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, एक तरह का एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसमें सारे वेलोसिटी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ, उससे हम लोग वो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ गैस से डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मान लो इस कंटेनर में 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 ऐसे जिसके 30 मीटर पर सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है प्लस n2 मॉलिक्यूल्स की v2 है बाई जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करते हैं, वो होता है आपका एवरेज, ठीक है। और लेकिन मैम रूट आपने मीन स्क्वायर में एवरेज क्या का होगा, एक डिफरेंट फॉर्मूला दिया था अभी। हाँ हाँ मैं नॉर्मल तुम्हें समझा रही हूँ कि एग्जैक्टली जो फॉर्मूला डिराइव होके यही वाला आता है जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, पर हम उतना डेरिवेशन में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नॉर्मल समझ लो होता क्या है, सारे वेलोसिटी का मीन निकालते हैं और एग्जैक्टली फॉर्मूला वो होता है, ठीक है। उसी तरह रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है, उसका एवरेज भी निकलेगा, अंडर रूट भी होगा, उसका स्क्वायर भी होगा, जो वेलोसिटी उसका स्क्वायर भी करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा वही होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम लोग VRMS लिखते हैं। मैम रूट मीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रूट मीन्स क्या होता है, अंडर रूट होता है ना, ठीक है। मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज,
और स्क्वायर मीन्स क्या होता है, स्क्वायर करना, जैसे बी का स्क्वायर। तो जो आपका वेलोसिटी होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले तो एवरेज निकालेंगे उसका, और उस वेलोसिटी का स्क्वायर भी करेंगे और साथ में अंडर रूट भी करेंगे, तीनों चीज करेंगे, उसको कहते हैं No, रूट। ma'am, I'm not asking theoretically. I'm asking practically. How does it? I didn't understand that. मैं प्रैक्टिकली तो बता रही हूँ कि कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, किसी के v1 है, किसी के v2 है, किसी के v3 है, ऐसे होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसका पहले तो आपको जितनी भी वेलोसिटी है सबका स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर कर लिया, साथ में जब उसके साथ में मीन भी करना है। तो मान लो n1 मॉलिक्यूल्स है, उनकी वेलोसिटी v1 है, उसको स्क्वायर कर देना है, प्लस Ma'am, n2 that's what मॉलिक्यूल्स है I'm जिसकी asking. Why are we doing? Why are we squaring it? मतलब वो practically क्या आ रहा है? कैसे किया प्रैक्टिकली है? कुछ नहीं है, बस इसको रूट मीन वेलोसिटी इसी को कहते हैं, जिसमें हम इस टाइप से सॉल्व करके निकालते हैं, उसी को हम रूट मीन कह देते हैं। रूट मीन होगा वो जो इस टाइप से हम निकालते हैं। लेकिन मैम, why do we square it and अब इसका वे है करने का, मतलब इसको निकालने का यही एक वे है। मैम एवरेज भी तो सेम ही आंसर देगा। एवरेज कैसे सेम देगा, एवरेज का फॉर्मूला अलग होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम। लेकिन मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, when do we even need to use this? वो आपको कब यूज करना है, क्वेश्चन में आपसे खुद पूछेगा वीआरएमएस निकालिए, वीआरएमएस वेलोसिटी निकालिए, तो आपको बस ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। मैं भी क्वेश्चन कराती हूँ, तब भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं कोई और वे देखती हूँ समझाने का, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगी, नहीं होगा फिर आप बताना, फिर मैं दूसरा वे देखती हूँ, ठीक है। क्योंकि बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको मास दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, पूछेगा वीआरएमएस निकालिए, बस क्वेश्चन यही आता है। और जो थर्ड वेलोसिटी है आपका, वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, मैं समझाती हूँ ये क्या है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं VMP। इसकी जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2RT/m, और हम RT की जगह PV लिख सकते हैं, 2PV/m, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, कि मान लो आपके कंटेनर में बहुत हजार गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि ज्यादा, किसी का स्पीड 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, तो देखते हैं ज्यादा मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, 10 है कि 20 है कि 30 है। मान लो आपके कंटेनर में 100 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें 20 की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 20 मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। 40 के कितने हैं, 50 मीटर पर सेकेंड है। अब बाकी आपका जो बचा फिर मान लो आगे के 20 के हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और बचा आपका कितना, 20 और बचे उसके हैं आपके। तो हमें देखना है कि इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड फॉलो कर रहा है। तो आपका ज्यादा मॉलिक्यूल कौन है, 40 मॉलिक्यूल्स कौन सा स्पीड फॉलो कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब कि इस कंटेनर में जितने जो ज्यादा मॉलिक्यूल जो स्पीड फॉलो करेगा वही आपका होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2RT/m। Ma'am, the M is for mass of मास, मास ऑफ गैस, जो गैस उसके मास को m मानते हैं, और T टेम्परेचर आपको दिया रहेगा। हाँ, नेक्स्ट आगे। अब हम क्या करेंगे, तीनों वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे। तीनों वेलोसिटी आपका क्या क्या है, मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो, एवरेज आप मतलब एवरेज वेलोसिटी, और VRMS, तीनों को रेशियो निकालेंगे। कैसे रेशियो निकालेंगे, देखो आपका जो वो होता है मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू क्या होती है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल होती है 2RT/m होती है। आपका एवरेज क्या होता है, 8RT/m होता है। और आपका VRMS क्या होता है, वो होता है RMS होता है आपका 3RT/m, यही होता है।
अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे आरटी 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 कैंसिल आउट हो गया, तीनों में आरटी कॉमन है इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया, एम कॉमन यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी खो गया, तो बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचा अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 इज टू अंडर रूट 3 मैम पाई यहाँ पे 8 पाई भी बचा, हाँ 8 पाई पाई बचा, यही रेशियो आता है। एक सेकंड बस होल्ड करना। हाँ, तो देखो ये हम इनके रेशियो यही होगा आपका रूट 2 अंडर रूट 8 बाई पाई रूट 3, ठीक है। तो आपका कभी कभी अगर जे या नीट का पेपर तो रेशियो पूछ लेता है, तो आपको अगर वैल्यू याद रहेगा तो आप रेशियो तुरंत निकाल लेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, रेशियो ऑफ, मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, वेट। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, में शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस लिख रही हूँ, स्पीड बाई वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी of H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का आपको रेशियो बताना है at 50 Kelvin and O2 ऑक्सीजन at 800 Kelvin, 800 Kelvin। आपको क्या करना है कि आपको है ना हाइड्रोजन का मतलब कि आरएमएस निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है, दोनों को रेशियो निकाल देना है। तो मैं इसको सॉल्व करके बता दूं कैसे मैम करना टेम्परेचर है। इज नॉट नीडेड ना इधर। टेम्परेचर नीडेड कैसे, फिर विदाउट टेम्परेचर कैसे निकालोगे? आपका वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीआरएमएस? आरटी बाई एम होता है, ओ यस मैम, नहीं होता? आरटी है, यस मैम। ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन, अगर मैं हाइड्रोजन का निकाल रही हूँ, H2 लिख दे रही हूँ, ठीक है, वीआरएमएस ऑफ H2, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? टू। तो एक काम करते हैं ना, हाँ ठीक है 2 है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3R, और टेम्परेचर आपको कितना है बोल रहे, 50 केल्विन बाई 2, कोई दिक्कत है? उसी तरह मैं यहाँ पे वीआरएमएस आपका ऑक्सीजन का लिख रही हूँ, ठीक है, अंडर रूट 3RT बाई एम होता है। तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे 3R और टेम्परेचर 800 है, बाई ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32, एक का होता है वो। तो अब इन दोनों को रेशियो कर दो, रेशियो निकालना, डिवाइड कर दो, मतलब हाइड्रोजन का आरएमएस को ऑक्सीजन के आरएमएस से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन का, तो क्या है, 3 into R into 50 by 2, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में मैं यहाँ इसको ऐसे लिख रही हूँ, पहले अंडर रूट 3 एक सेकेंड 3 × 8 × 800 by 32, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज होता है, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या होगा, अंडर रूट 3 into R into 50 by 2 और रेसिप्रोकल हो जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा, बाय R into 3 into 800। आप देखो 3R कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत? 2 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं अंडर रूट में, तो हमारे पास क्या क्या बचा, 25 into 32 by 800। अभी कैंसिल आउट कुछ होगा 2 के टेबल में, देखना। 25 के टेबल में 800 आता है, कितने बार में आता है, 800 25 के टेबल में कितने बार में आएगा, कोई आइडिया? चलो मैं 5 के टेबल से काट रही हूँ, 5 टाइम्स ये आ जाएगा 1
600 1600, ठीक है। मैम आंसर इज क्लियर कमिंग है? 1:1. हाँ करेक्ट, राइट। 16/16 रेशियो आएगा, फिर वो कट के 1:1। ओके गुड। अब हम लोग मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसे रूट मीन स्क्वायर के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको बताना है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मीन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, किसका किसका बताना है, किसका ज्यादा होगा बताना, ऑफ H2 O2 CO2 और HBr। अब निकालो। अब देखो रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी क्या होती है, आरएमएस होता है, जो होता है √3RT/m। अब देखो तीनों के लिए अगर हम आरएमएस लिखें तो सब में 3RT/, क्योंकि टेम्परेचर सेम है तीनों के लिए, सबके लिए सेम होगा, तो मैम हम मास मास को भी तो देखेंगे। देखने. हाँ मास को देखेंगे, तो जिसका मास ज्यादा रहेगा उसकी भी आरएमएस कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कर लो, उस हिसाब यस से बता मैम. दो। मैम ब्रोमीन का एटॉमिक मास. मैम मास मैम. ऑफ ब्रोमीन इज 71। यस मैम. ओके. Ma'am, increasing order में it will be H2, then O2, then CO2, then HBr. गुड, करेक्ट, सही है। फिर आंसर इज करेक्ट, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले तो आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, No, I think H2 का सबसे ज्यादा होगा because उसका मास सबसे कम है. मैम मैंने इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया था. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वन मैम आई कांट हियर. आरएमएस, मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रही हूँ, और इसमें है एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मीथेन, ऑफ मीथेन, मैं मीथेन को लिख दे रही हूँ, फॉर्मूला CH4 is same as that of oxygen, is same as that of oxygen at 300 Kelvin। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टेम्परेचर पे आपका जो आरएमएस वेलोसिटी मीथेन का वो ऑक्सीजन के बराबर होगा अगर एट 300 केल्विन। तो आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है, मीथेन का जो VRMS है वो आपका आरएमएस के बराबर करना है, तो कितने टेम्परेचर पे होगा, मीथेन का टेम्परेचर मैं क्या रखूं। तो पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है 3RT/m होता है, इज इक्वल टू 3RT/m होता है। यहाँ से 3R कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। यहाँ पे मीथेन का टेम्परेचर निकालना है, और मीथेन का मास होता है 16, मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ, और आपको ऑक्सीजन का मास होता है 32।
ठीक है, अब देखो दोनों साइड रूट है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है रूट, तो यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा 300 इंटू 16/32, तो 16 2 जा 32 और 2 से 300 कट जाएगा 150 बार में, तो आपका आ गया 150 केल्विन। हो गया? इशिका आपने ये कर लिया? यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन में करा दे रही हूँ इस पे, ठीक है? तो बस दिस इज द ओके मैम। लास्ट क्वेश्चन। आपको रेशियो निकालना है, यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी of H2, O2 और SO2 at 300 Kelvin, तीनों का रेशियो निकालो। यस मैम। देखो RT बाई मॉलिक्यूलर मास, मैंने ये H2 के लिए लिखा रेशियो, उसका रेशियो 3RT बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, यहाँ पे मैंने H2 लिख दिया, ठीक है? और इसका रेशियो आपको करना है 3RT बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, तो 3RT 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 तीनों में कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है रेशियो, 1/ऑक्सीजन का 32 होता है, और SO2 का आप निकालोगे तो 1/64 होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं ना, रेशनलाइज, आपने क्लास 10 में मैथ्स में पढ़ा होगा, जो आपका हाईएस्ट नंबर है उससे सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 64 है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे करूंगी 1/2 इंटू √64 इज टू 1/32 इंटू √64 is to 1/64 √64, 64 कैंसिल आउट, 32 से 64 2 टाइम्स, और 2 से 64 32 बार में, तो आपका रेशियो हो जाएगा 32:2:1, दिस इज द रेशियो। मैम ये कैसे है, मेरा डिफरेंट आया। तुमने यहाँ तक तो सही किया होगा ना, √1/2 √1/32 √1/64, इतना तो आया होगा ना? यस मैम। हमने फिर रेशनलाइज किया, रेशनलाइज देखो कैसे करते हैं, जो नीचे में हाईएस्ट नंबर होता है ना उसी से सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो नीचे में हाईएस्ट नंबर क्या है √64 है, तो मैंने यहाँ भी यस √64 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया वहां भी किया, फिर मैंने से कट कर दिया, देखो यहाँ भी किया मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ भी किया और यहाँ भी, तो मैंने 2 से √64 को 32 टाइम्स किया, यहाँ पे मैम सिर्फ 64 या √64 से? √64 जो सेम नंबर से करते हैं रूट के साथ। तब तो मैम आंसर में रूट नहीं आना चाहिए, बिकॉज क्यों रूट नहीं इनटू आएगा? रूट। नहीं नहीं, मैम अंदर में ही रूट है ये रूट जो है अंदर में ही है, कैसे नहीं आएगा? देखो अगर मैं अलग लिखूं √1/,
√2 इंटू √/64, ये ना कह रही हूँ, तो ये चलो रूट ये कैंसिल आउट हो गया 64 32 में, तो पर जब 32 को √1 से मल्टीप्लाई करो तो √31 आएगा ना। जनरली अभी रूट ऐसे कैंसिल नहीं होता, जब परफेक्ट स्क्वायर रहता तब तुम कैंसिल आउट कर सकती हो, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर रेशियो में ना, तो बस रेशियो को एक नॉर्मल नंबर लाने के लिए ऐसा करते हैं,